हेलो दोस्तों, आज आप स्टार्ट करने जा रहे हैं एंगुलर की एक सीरीज़ जिसमें हम स्टार्टिंग से एंगुलर की पूरी बेसिक नॉलेज आपको शेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम एक एंगुलर का प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, उसके बाद उसमें jQuery और बूटस्ट्रैप इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट उसमें एक कंपोनेंट क्रिएट करेंगे, फिर उसके बाद हम एक इनपुट क्रिएट करेंगे और उसकी वैल्यू हम HTML में शो करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उसके लिए आपको एक फ़ोल्डर ओपन करना है और यहाँ पे आपको लिखना है CMD एंड देन एंटर। और इसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है कोड डॉट। तो इससे आपका विजुअल स्टूडियो आपके फोल्डर के अंदर ओपन हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप जो है उसके लिए आपको क्या करना होगा, टर्मिनल ओपन करना होगा। तो टर्मिनल ओपन होने के बाद यहाँ पे आपको लिखना है ng new देन प्रोजेक्ट का नेम। और एंटर प्रेस करना है। तो ये मुझे एरर दे रहा है क्योंकि हमने पावर शेल ओपन करके रखा है यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे कमांड ओपन करनी है। अब मैं सेम कमांड रन करूँगा ng new एंड देन एंगुलर ट्यूटोरियल एंड देन एंटर प्रेस करेंगे। तो जो हमारा प्रोजेक्ट है वो क्रिएट होना स्टार्ट हो गया। तो थोड़ा वेट करते हैं। हम CSS के साथ ही इसको क्रिएट करेंगे, तो इस पे एंटर करते हैं। तो हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट होना स्टार्ट हो गया। आप देख सकते हैं कि ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो क्रिएट हो गया है। अभी npm इंस्टॉल हो रहा है। npm ये जो पैकेजेस हैं वो इंस्टॉल हो रहे हैं। तो ये बेसिक फाइल्स होती हैं जो HTML की app.routing मॉड्यूल, app component CSS एंड app component.html। और इसमें हमारे सारे मॉड्यूल्स आ जाते हैं। इसके अलावा अगर हमने पूरे प्रोजेक्ट की कॉमन स्टाइलिंग करनी है तो हम इस फोल्डर के अंदर वो कर सकते हैं। और जो हमारे पैकेजेस इंस्टॉल होते हैं उनके सभी वर्जन्स यहाँ पे मेंशन होते हैं। तो यहाँ से आप हर एक पैकेज का वर्जन देख सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास index.html फाइल होती है, ये इसकी बेस फाइल होती है। जब हम डिप्लॉय करते हैं तो उस टाइम पे ये फाइल के थ्रू ही हमारा जो कोड है रन होता है। और जब हम ng सर्व करते हैं तब भी हमारा कोड इसी के थ्रू ही रन होता है। तो वो सब हम आगे नेक्स्ट वाली वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो में तो हम सिर्फ एक कंपोनेंट क्रिएट करेंगे और एक इनपुट की वैल्यू गेट करेंगे, तो प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाता है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं। तो प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसको ng सर्व करके रन करते हैं। ng सर्व और एंटर प्रेस करते हैं। इस अभी हमने जो प्रोजेक्ट क्रिएट किया है उसके फोल्डर के अंदर जाने के लिए हमें cd कमांड का यूज़ करना होगा। तो ये हम उस प्रोजेक्ट के अंदर चले गए। अब हम दोबारा ng सर्व करेंगे। अब हमारा जो सारा कोड है वो कंपाइल होगा और अब हमारा सारा कोड कंपाइल होगा और उसके बाद हम देखेंगे कि प्रोजेक्ट रन हो जाएगा। तो हमारा जो प्रोजेक्ट है इस पोर्ट पे रन हुआ है, तो हम इसको कॉपी करते हैं और अपने ब्राउज़र में जाएंगे और यहाँ पे इसको ओपन करेंगे। तो अब देखेंगे कि जो इसका बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है एंगुलर का वो हमें देखने को मिलेगा। तो हम ये सारा कोड रिमूव करते हैं यहाँ से, लेकिन ये जो लास्ट वाला है इसको हम छोड़ देंगे। अभी हम सेव करेंगे इसको तो हमें ये सारा कोड रिमूव मिलेगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी अब देखेंगे सिर्फ रमन आपको दिखाई देगा यहाँ पे। अभी हम क्या करेंगे, एक इनपुट लेंगे, इनपुट टाइप टेक्स्ट। तो हमारे पास इनपुट आ गया। अभी हमें क्या चाहिए कि जैसे ही हम टाइप कर रहे हैं कंसोल में इसकी वैल्यू हमें दिखनी शुरू हो जाए। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं,
उसके डिफरेंट वे हैं। सबसे पहला वे हम डिस्कस करते हैं कि हम jQuery के थ्रू इसको कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको jQuery का CDN जो है वो इसमें इंक्लूड करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, jQuery सबसे पहले उसका CDN ले लेता हूँ, jQuery CDN W3 School, और हम इसका जो CDN है वो कॉपी करते हैं। ये एक लाइन का कोड है, इसको कॉपी करके हम अपनी जो फाइल है इंडेक्स वाली फाइल, इसके अंदर जाते हैं और हम इसको यहाँ पे पेस्ट करते हैं। अभी हम इसको सेव करेंगे। अभी हम jQuery को अपने प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ कर सकते हैं। इसको हम दे देते हैं इनपुट ID। इसकी हम फंक्शन फाइल में जाएंगे और यहाँ पे हम एक फंक्शन बनाएंगे गेट वैल्यू, एंड देन हम डॉलर के साथ उस आईडी को गेट कर लेंगे जो हमने इनपुट को दी है, इनपुट ID डॉट वैल। तो अभी ये एरर दे रहा है क्योंकि कैन नॉट फाइंड नेम डॉलर। तो हमें डॉलर को डिक्लेयर करना पड़ेगा यहाँ पे। तो हम डॉलर को पहले डिक्लेयर करते हैं, डॉलर वेयर, इसके बाद डॉलर, फिर एनी, एंड ये एरर चला गया। अभी हम देखेंगे इसको कंसोल में प्रिंट करवा कर, कंसोल डॉट लॉग इनपुट वैल्यू। और एक काम करते हैं, हम इस फंक्शन को इसकी की अप पे हम कॉल करेंगे, की अप एंड देन इक्वल टू, उसके बाद हमारा ये फंक्शन रेडी है। अभी हम चेक करेंगे कि हम कंसोल में इसकी वैल्यू देख पा रहे हैं कि नहीं। तो हम लिखते हैं टेस्ट। तो आप देखेंगे कि ये जितनी बार भी हम लिखेंगे वो हमारी वैल्यू यहाँ पे हमें मिल रही है। तो यही था। इसके नेक्स्ट हम देखेंगे कि इसकी वैल्यू हम यहाँ पे नीचे कैसे शो करवा सकते हैं। उसके लिए हमें करना होगा, हम यहाँ पे एक ऊपर ग्लोबल वेरिएबल ले लेंगे, जैसे कि इनपुट वैल ही था हमने जो लिया था, सॉरी, इसी को कॉपी करते हैं और ये यहाँ पे हम डिक्लेयर कर देते हैं। फर्स्ट टाइम पे ये खाली रहेगा और इसको हम करेंगे दिस डॉट इनपुट वैल। अभी कंसोल को हटा देंगे। अब क्या होगा, ये ग्लोबल वेरिएबल बन गया। इसको अब हमने HTML में यूज़ करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक p टैग ले लेंगे, इसके अंदर हम लगाएंगे करली ब्रैकेट्स एंड देन इसके अंदर इसको पेस्ट कर देंगे। बस इतना ही करना है। इसके बाद आपकी जो वैल्यू है वो HTML में आपको दिखनी शुरू हो जाएगी। तो मैं लिखना स्टार्ट करता हूँ, ये देख सकते हैं आप। अब जो भी लिखेंगे आप यहाँ पे नीचे उसका टेक्स्ट देख सकते हैं। तो इतना इजी था एंगुलर में एक इनपुट की वैल्यू को गेट करना। तो पिछली वीडियो में हमने देखा कि हम एक एंगुलर का प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं और उसमें एक इनपुट की वैल्यू अगर हमें गेट करनी हो तो वो हम एक फंक्शन के थ्रू कैसे गेट करते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक कंपोनेंट कैसे क्रिएट करेंगे और कुछ कंपोनेंट के अंदर हम स्टाइलिंग कैसे कर सकते हैं यूजिंग इन एंगुलर फंक्शन के अकॉर्डिंग। और नेक्स्ट हम देखेंगे कि एंगुलर में एक इनपुट को इनेबल और डिसेबल कैसे कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक कंपोनेंट क्रिएट करेंगे। कंपोनेंट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम अपने प्रोजेक्ट वाले फोल्डर के अंदर जाएंगे। उसके बाद हम लिखेंगे ng जनरेट कंपोनेंट एंड देन कंपोनेंट का नेम। मैं इसका नाम लिखता हूँ स्टाइलिंग लिख के एंटर प्रेस करता हूँ। तो आप देखेंगे कि कुछ ही सेकंड में यहाँ पे एक कंपोनेंट क्रिएट हो जाएगा। तो ये स्टाइलिंग नाम का कंपोनेंट क्रिएट हो गया। इसके अंदर CSS है, HTML है और ये जो हमारी फंक्शन फाइल है TS की फाइल, ये तीनों फाइल्स है मेन। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको राउटिंग में ऐड करते हैं। तो राउटिंग में ऐड करने के लिए यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले ऑब्जेक्ट लेंगे,
बाद पाथ में हम देंगे STY स्टाइलिंग एंड देन कंपोनेंट का नेम देंगे। यहाँ पे कंपोनेंट का नेम है स्टाइलिंग कंपोनेंट, एंटर प्रेस करेंगे। अब हम इसको सेव करेंगे और अपने ब्राउज़र में इसे रन करके देखेंगे। ये हमारा नॉर्मल पेज है। अब हम वही स्टाइलिंग वाला पेज ओपन करते हैं तो आप देखेंगे कि ये पेज सही चल रहा है, सही वर्क कर रहा है। तो हमें सबसे पहले इस इनपुट को कमेंट करना होगा। इसको मैं Ctrl+K कर देता हूँ तो इससे ये कमेंट हो जाएगा। अब आप देखेंगे कि आपको ये स्टाइलिंग बॉक्स दिखाई देगा। तो अभी हम क्या करेंगे कि हम एक डिव ले लेते हैं और डिव के अंदर हम एक पैराग्राफ ले लेते हैं। 100 वर्ड का पैराग्राफ ले लिया और इसको हम फॉर्मेट कर लेते हैं। अब हम देखते हैं इसको, तो आप देख सकते हैं कि ये टेक्स्ट जो है वो हमें दिखाई दे रहा है। तो अभी हम इस पे स्टाइलिंग करेंगे। पहले एक बटन लेते हैं, बटन की क्लिक पे हम क्या करेंगे, इसका जो कलर है वो चेंज करेंगे। तो वो हम कैसे कर सकते हैं आप देखते हैं। एक इसको टाइप देंगे, टाइप हम देंगे टाइप हम देंगे इसको बटन। इसके बाद हम क्लिक इवेंट चलाएंगे, क्लिक इवेंट में लिख देंगे चेंज स्टाइल एंड देन इस नाम का हम फंक्शन यहाँ पे डिफाइन करेंगे। फंक्शन डिफाइन करने के बाद हमें क्या करना होगा, हमें इसको एक आईडी देनी होगी या क्लास देनी होगी। आईडी दे दी मैंने id पैराग्राफ आईडी। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम डिक्लेयर कर लेते हैं डॉलर को, डॉलर एनी एंड देन अब हम क्या करेंगे, स्टाइलिंग ऐड करेंगे इसके अंदर। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, डॉलर #id .css एंड कलर रेड। तो हमें इसे रन करके देखते हैं ये वर्क करता है कि नहीं। तो बटन का हमने नेम नहीं लिखा इसीलिए वो हमें विजिबल नहीं हो रहा। चेंज स्टाइल लिख दिया मैंने। अब हम देखते हैं कि हाँ, तो देख सकते हैं आप इसकी क्लिक पे इसका कलर चेंज हो रहा है। अभी हम ऐसे मल्टीपल बटन भी लगा सकते हैं। जैसे मैं इस पर लिख देता हूँ रेड, इसमें मैं करता हूँ ब्लू और ये ग्रीन। इनकी वैल्यू हम यहाँ पे डाल देंगे रेड, यहाँ पे डाल देंगे ब्लू एंड यहाँ पे हम डालेंगे ग्रीन। तो अब हम स्टाइलिंग में जाएंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे कलर तो एनी और इसके बाद यहाँ पे हम लगा देंगे कलर। तो इतने में हमारा काम हो जाएगा। अभी हम सेव करके इसको रन करते हैं तो देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है, रेड ब्लू ग्रीन। तो आप देख सकते हैं कि ये प्रॉपर वर्क कर रहा है। तो लास्ट वीडियो में हमने इसमें बूटस्ट्रैप ऐड नहीं करी थी, तो अब हम इसमें बूटस्ट्रैप भी ऐड कर लेते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, ब्राउज़र में हम सर्च करेंगे बूटस्ट्रैप का सीडीएम, बूटस्ट्रैप सीडीएम स्कूल एंड देन हम इसका जो सीडीएम है वो यहाँ से कॉपी कर लेंगे और अपने प्रोजेक्ट में इसको पेस्ट कर देंगे। क्या करेंगे, हम अब इंडेक्स में जाएंगे, यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे। अब हम इसको सेव करेंगे। jQuery पहले भी हमने की हुई है तो jQuery को हम कमेंट कर देंगे। अब हम चेक करेंगे कि बूटस्ट्रैप इसमें वर्क कर रही है कि नहीं। सबसे पहले तो हम जो बटन है उस पर स्टाइलिंग देखते हैं। इसको हम देते हैं क्लास btn डेंजर। सेम ऐसे हम इसको भी देंगे
इसको हम लेंगे प्राइमरी, इसको सक्सेस, और इसको हम सेव करेंगे और हम आउटपुट देखेंगे कि CDM तो हमारा काम कर रहे थे। तो आप देख सकते हैं ये प्रॉपर वर्क कर रहा है। तो हम इसको भी कंटेनर में ले सकते हैं जिससे इसका थोड़ा व्यू अच्छा लगेगा हमें। क्लास कंटेनर, और ये देखिए अभी ये कुछ अच्छा लग रहा है। हम इसको भी ऐसे कर सकते हैं जिससे ये डिव के अंदर आ जाएगा। अभी हम एक इनपुट, ये हमने इनपुट अभी लिया है, इसको अब हम डिसेबल करेंगे। तो वो हम देख सकते हैं कैसे करते हैं। पहले मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ इज एक्टिव, इसको मैं देता हूँ ट्रू, एंड देन अब हम HTML में जाएंगे। HTML में हम यहाँ पे देंगे डिसेबल एक्टिव, और यहाँ पे हम इसको इज एक्टिव दे देंगे, और इसके बाद हम देखेंगे कि ये चल रहा है कि नहीं, और फिर हम इसको फंक्शन के थ्रू करने की कोशिश करेंगे। तो अभी ये डिसेबल हो गया है। यहाँ पे हम एक इनेबल का बटन लगाएंगे। इनेबल का बटन लगाने के लिए हम इसको कॉपी पेस्ट करते हैं, इनेबल, एंड देन इसको मैं इनको दे देता हूँ, और यहाँ पे फंक्शन कॉल करते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं इनेबल इनपुट, एंड देन ये जो है यहाँ पे लिखते हैं हम इज इक्वल टू इज एक्टिव, इसको दिस डॉट इज एक्टिव। तो इतना करने से हमारा काम हो जाना चाहिए। तो हम चेक करते हैं इसको, और ये हम इसको सेव करेंगे, और अब हम इसका आउटपुट देखेंगे। अभी देखेंगे इसमें कुछ भी टाइप नहीं होगा, और अभी जैसे हम इनेबल पे क्लिक करेंगे तो इसमें हम कुछ भी टाइप कर सकते हैं। तो यही था आज का हमारा ट्यूटोरियल, और नेक्स्ट वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप एंगुलर का एडवांस कोर्स करना चाहते हैं तो मैंने एक अमेज़ोन पे बुक पब्लिश की हुई है, तो आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। ये बुक है, और बुक के अंदर मैंने स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ बताई है विद कोड एग्जांपल। तो आप वो बुक बाय कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ अमेज़ोन में और बुक आपको कैसे मिलेगी, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं आपको उसका लिंक दे दूँगा। तो इतना लिखेंगे तो आपको ये फर्स्ट जो लिंक है ये बुक मैंने पब्लिश किया, तो आप इसको भी देख सकते हैं। हेलो गाइस, तो इस वीडियो में हम एंगुलर की कंडीशंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि एंगुलर की जो कंडीशन होते हैं इफ़ एल्स, उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि इफ़ एल्स कंडीशन हम यूज़ क्यों करते हैं। मान लो हमें कोई डिव शो हाइड करवाना हो, या फिर कोई इनपुट डिसेबल इनेबल करना हो कंडीशन बेस पर, तो वो सब चीज़ें हम कंडीशन लगा कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें एक कंपोनेंट क्रिएट करना होगा। तो हम चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में और एक कंपोनेंट क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं कमांड टाइप करूँगा ng जनरेट C फॉर कंपोनेंट और कंडीशंस, एंटर प्रेस करूँगा, एंड देन आप देखेंगे कि कुछ ही सेकंड में यहाँ पर कंपोनेंट क्रिएट हो जाएगा। कंपोनेंट क्रिएट होने के बाद हमारा पहला काम है कि उसे राउटिंग में ऐड करना। तो मैं यहाँ पर राउटिंग में ऐड कर रहा हूँ इसको। तो मैंने कंडीशंस लिख दिया, कंडीशंस कंपोनेंट, और इसको अब हम ब्राउज़र में ओपन करके देखेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो कंपोनेंट है क्रिएट हो गया है। अभी हम यहाँ पे सबसे पहले कंडीशन के लिए कुछ कंटेंट ले लेते हैं जिस पर हम कंडीशंस अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम इफ़ कंडीशन का यूज़ करेंगे। तो उसके लिए हम एक पैराग्राफ ले लेंगे। तो HTML ओपन करते हैं और यहाँ पर एक डिव ऐड कर लेंगे, और डिव के अंदर हम क्या करेंगे,
पहले कंटेनर टैग लेंगे, उसके बाद एक div ले लेंगे, div के बाद रो के अंदर हम एक लेंगे कॉल md6 मल्टीप्लाई 2, क्योंकि हमें 2 पैराग्राफ चाहिए। तो मैंने 2 पैराग्राफ के लिए 2 div ले लिए। अब इसके अंदर एक p टैग लेंगे और p टैग के अंदर हम लोरम का 50 कैरेक्टर का एक पैराग्राफ इस पे राइट कर लेंगे। तो यही सेम हम नीचे भी करेंगे। तो 2 div बन गए हैं। अभी हमें कंडीशन के बेस पर इन दोनों div को शो और हाइड करवाना है। तो वो हम कैसे कर सकते हैं वो मैं ये आपको दिखाता हूँ। पहले हम इसका डिज़ाइन देख लेते हैं। आप देख सकते हैं कि ये दोनों पैराग्राफ हमें दिख रहे हैं। तो इसको मैं देखता हूँ, H1 करके देखता हूँ कैसा लगता है। मैंने H1 किया तो ये काफ़ी बड़ा है, तो इसको हम कर देते हैं H5 एंड देन अब देखते हैं। तो अब हम इस पर कंडीशन अप्लाई करेंगे, तो वो आप देखेंगे कि वो कैसे कर सकते हैं। उसके लिए हमें TS फाइल में जाना होगा और इसके अंदर हमें एक वेरिएबल लेना होगा। मैं यहाँ पे वेरिएबल ले लेता हूँ, इज़ एक्टिव इज इक्वल टू ट्रू, और इसके बेस पर हमारा जो div है शो और हाइड होगा। तो आप देख सकते हैं कि हम इसको HTML में ng if से यूज़ करेंगे, स्टार ng if, और उसके बाद इज इक्वल टू हमारा जो वेरिएबल होगा वो उसके अंदर डाल देंगे। तो इससे हमारी कंडीशन अगर ट्रू हुई तो ये div दिख जाएगा, नहीं तो ये div हाइड हो जाएगा। तो अभी हम इसको सेव करते हैं और इसका आउटपुट देखते हैं। तो इसको अगर फॉल्स करूँगा तो ये हाइड हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि ये कंडीशन ऐसे वर्क करती है। इसके अलावा हम एक और काम कर सकते हैं, इसके नीचे ही हम यहाँ पे एक बटन लगा सकते हैं। तो बटन लगाने के लिए पहले एक div टैग लेंगे। तो मैं एक div क्रिएट करता हूँ, उसके बाद उसके अंदर एक बटन क्रिएट कर लेंगे। एक बटन क्रिएट करते हैं और बटन के अंदर हम लिखते हैं हाइड एंड शो, और इस पे हम एक क्लिक इवेंट बनाएंगे जिस पे क्लिक करने पे हम इसको हाइड और शो करेंगे। तो आप ये देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ हाइड और शो का। इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे इसको डिक्लेयर करके हम इसकी जो कंडीशन है इसके अंदर लगाते हैं, दिस डॉट इज़ एक्टिव नॉट इक्वल टू एंड देन दिस डॉट इज़ एक्टिव P1। तो इसको हम सेव करके रन करके देखते हैं। तो अभी ये काम नहीं कर रहा क्योंकि ये जो नोट है इसको हमने आगे लगाना था यहाँ पे। तो अब ये क्या करेगा, अगर ये ट्रू हुआ तो उसको फॉल्स कर देगा और फॉल्स हुआ तो उसको ट्रू कर देगा। तो आप देख सकते हैं कि ये प्रॉपर चल रहा है, हाइड और शो हो रहा है। तो इस तरह से हम कंडीशन लगाकर किसी भी चीज़ को हाइड, शो या फिर कुछ और भी कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बताऊंगा। जैसे कि हमने इस कंडीशन को एक बार हटा देते हैं और हम क्या करते हैं, इस div के जो टेक्स्ट है उसका कलर चेंज करते हैं। तो मैं यहाँ पर एक कलर नाम का एक ऑब्जेक्ट ले लूँगा और यही सेम ऑब्जेक्ट नीचे भी ले लेंगे हम। और अब हम क्या करेंगे कि इस कलर को एक को रेड दे देंगे और दूसरा जो पैराग्राफ है उसको हम कर देंगे इज इक्वल टू ग्रीन। तो ये दो हमारे जो पैराग्राफ हैं वो रेड और ग्रीन जब कंडीशन आएगी तो तब वो दिखेंगे हमें। तो इसके लिए हमें कलर नाम का जो वेरिएबल है इसको TS फाइल में भी डिफ़ाइन करना पड़ेगा। तो इसको हम कॉपी करते हैं और TS फाइल में जाते हैं, यहाँ पे कलर लिखते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं रेड और इसको कमेंट कर देते हैं। अभी हम सेव करके देखेंगे कि क्या, एक तो इसका पैराग्राफ हम हटा देते हैं क्योंकि सेम पैराग्राफ है। यहाँ पे हम लिख देते हैं रेड और नीचे वाले में हम लिख देंगे ग्रीन। तो हमने ये लिख दिया। अब इसको सेव करते हैं। अब कंडीशन के बेस पर इसको देखते हैं दिखता है कि नहीं। अभी रेड दिख रहा है और अभी हम ये यहाँ पे अगर ग्रीन कर देंगे तो हमें वो ग्रीन वाला div है वो दिखने लग जाएगा।
हेलो एवरीवन, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हम एल्स कंडीशन का यूज़ हम एंगुलर में कैसे कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक एरे इंडेक्स को हम लूप की मदद से HTML में और कंसोल में कैसे शो करवा सकते हैं, और उसके अलावा हम एक एरे ऑब्जेक्ट भी बनाएंगे। तो सबसे पहले हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और पहले हम एक कंपोनेंट क्रिएट करते हैं। कंपोनेंट क्रिएट करने के लिए हमें कमांड चलानी होगी ng जनरेट कंपोनेंट एंड लूप नाम का हमारा कंपोनेंट होगा। तो एंटर प्रेस करके हमारा जो कंपोनेंट है वो क्रिएट हो जाएगा। और उसके बाद जो सेकंड स्टेप है वो ये है कि हमें ऐप डॉट राउटिंग में अपने उस कंपोनेंट को ऐड करना होगा। उसके लिए इसको कॉपी पेस्ट करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे लूप एंड यहाँ पे लूप कंपोनेंट एंड देन अब हम इसको सेव करके और चेक करेंगे कि ये रन कर रहा है या नहीं। तो यहाँ पे लिखेंगे लूप, तो इट इज़ वर्किंग। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि हम एक एरे इंडेक्स इसके अंदर कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो हम एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, एरे नाम से मैंने ऑब्जेक्ट ले लिया। उसके बाद इसके अंदर हम कुछ नेम ले लेते हैं, साहिल, मोहित। फंक्शन हम बनाते हैं शो वैल्यू और यहाँ पे हम लिखेंगे दिस डॉट एरे कंसोल में प्रिंट कराएंगे। एरे वैल्यू नाम का हम कंसोल बनाएंगे। अब इस वैल्यू को हम कंसोल में प्रिंट करवा कर देखते हैं कि ये हमें कैसा दिख रहा है। इसके लिए हमें इसको यहाँ पे कॉल करना होगा दिस डॉट शो वैल। इसके भी पहले हमें कंस्ट्रक्टर लेना होगा, कंस्ट्रक्टर के अंदर हम इसे कॉल कर सकते हैं। अब हम इसे चेक करेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे, कंसोल में देखेंगे हमारी जो एरे की वैल्यू वो आ रही है। बट हमें ये वैल्यू ऐसे नहीं चाहिए, ये वैल्यू हमें चाहिए कि 1 बाय 1 एक एक ऑब्जेक्ट के अंदर आए ना। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फॉर लूप लगाते हैं। ये फॉर लूप का सिंटैक्स है। यहाँ पे हम लगाएंगे दिस डॉट एरे एंड यहाँ पे आ जाएगा हमारा दिस डॉट एरे। तो हम इसको कंसोल करवाते हैं। अब ये एक अलग अलग एलिमेंट बना देगा जिसमें हमारे तीनों नाम होंगे। अब इसको हम सेव करते हैं। ये देखो, इसने 3 ऑब्जेक्ट अलग अलग बना दिए और इसने नाम प्रिंट कर दिया। लेकिन हमें तो ये नाम यहाँ पे फ्रंट एंड पे चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हमें करना होगा यही फॉर लूप हमें यहाँ पे HTML में लगानी होगी। तो मैं क्या करता हूँ, एक div ले लेता हूँ, एक p टैग ले लेता हूँ और इसके अंदर मैं वो वैल्यू प्रिंट करवाता हूँ। उसके लिए मुझे क्या करना होगा, ng फॉर लूप का यूज़ करना होगा। लेट आइटम इन, उसके बाद एरे। अब जो एक आइटम है वो एरे के अंदर, एरे की एक आइटम है वो इस आइटम वाले ऑब्जेक्ट के अंदर आ जाएगी। तो हम इसको क्या करेंगे, आइटम ऐसे प्रिंट करवा देंगे। अब इसको सेव करेंगे। तो यहाँ पे इन नहीं ऑफ आएगा और इसको सेव करेंगे हम। तो आप देख सकते हैं ये तीनों नाम प्रॉपर आ रहे हैं। ये फॉर लूप का कॉन्सेप्ट है। इसके बाद जो नेक्स्ट है, अब एक ऑब्जेक्ट के अंदर, जैसे ऑब्जेक्ट होता है नेम, एज, मोबाइल नंबर, इस तरह का एक ऑब्जेक्ट होता है, उससे हम वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। तो उसके लिए भी हमें सेम ऐसे ही करना पड़ेगा। मैं लिख देता हूँ एरे ऑब्जेक्ट एंड इसके अंदर हम ऑब्जेक्ट लिख दें नेम, रमन, एज 22
एंड देन मोबाइल कुछ भी। तो मैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके जल्दी जल्दी सारा कुछ टाइप कर लेता हूँ। तो अभी हमें सबसे पहले इस पूरे फंक्शन को कमेंट करना होगा और उसके बाद हम अपने HTML पेज में जाएंगे और वहाँ पे हम लूप को चेंज करेंगे। लूप एरे ऑब्जेक्ट है और डॉट आइटम डॉट नेम एंड देन उसके बाद एन कैपिटल करेंगे और उसके बाद यहाँ पे हम BR टैग ले लेंगे। पहले हम उसके आगे नेम लिख देते हैं कि हमें पता चले कि ये नेम है। उसके बाद यहाँ पे BR टैग लगाएंगे। BR टैग के बाद हम नीचे देंगे इसकी एज इज इक्वल टू आइटम डॉट एज एंड थर्ड जो हमारा मोबाइल नंबर वाला था उसको भी हम नीचे प्रिंट करवा लेंगे। BR लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे मोबाइल नंबर एंड इज इक्वल टू आइटम डॉट मोबाइल नंबर। तो हम इसके स्पेलिंग प्रॉपर चेक करेंगे कि ये सही है या गलत। तो उसके लिए हम ऑब्जेक्ट के अंदर जाते हैं तो मोबाइल है, मोबाइल लिखेंगे यहाँ पर और उसके बाद हम इसको सेव करके रन करके देखेंगे। तो आप देखेंगे कि ये तीनों वैल्यूज़, तीनों ऑब्जेक्ट हमें प्रॉपर दिखाई दे रहे हैं। तो यही था लूप का कॉन्सेप्ट। पिछली वीडियो में हमने लूप के बारे में देखा था और एरे इंडेक्स के बारे में देखा था। तो इस वीडियो में हम एंगुलर का फॉर्म और इनपुट में कैसे यूज़ करते हैं और पैच वैल्यू का इस्तेमाल कैसे करते हैं यूजिंग एंगुलर फॉर्म। तो ये टॉपिक है हमारे आज के। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक से, एंगुलर फॉर्म से। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक न्यू कंपोनेंट क्रिएट करते हैं और कंपोनेंट के लिए हम कमांड रन करेंगे ng जनरेट कंपोनेंट एंगुलर फॉर्म। तो कंपोनेंट क्रिएट हो गया है। अब हम इसके अंदर एक इनपुट टैग लेंगे, इनपुट टाइप टेक्स्ट। यहाँ पे हम लिखेंगे नेम और नेम लिखेंगे हम यूज़र नेम। ये हमारा एक इनपुट क्रिएट हो गया है। बट इससे भी पहले हमें जो मेन काम करना होगा वो ऐप डॉट राउटिंग में है। इसका एक रूट क्रिएट करना होगा। उसके लिए इसके अंदर हम लिखेंगे एंगुलर फॉर्म एंड देन यहाँ पे कंपोनेंट लेंगे एंगुलर फॉर्म कंपोनेंट। तो अभी हम इसको ओपन करके देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो फॉर्म की फंक्शनैलिटी है वो उसके बाद हम करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ओपन करते हैं URL एंगुलर फॉर्म। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा फॉर्म जो है वो ओपन हो गया। अभी हम क्या करेंगे, इसमें पहले हम थोड़ी स्टाइलिंग करते हैं, फिर हम इसके अंदर जो है एक फॉर्म का जो मॉड्यूल है वो बाइंड करेंगे और फॉर्म की मदद से इन इनपुट्स की वैल्यू हम गेट करेंगे। तो सबसे पहले हम कंटेनर लेंगे एक, तो इसके बाद हम लिखेंगे डॉट कॉल md 6 into 2 एंड देन हमारा जो स्ट्रक्चर है क्रिएट हो जाएगा। इसके अंदर हम एक लेंगे इनपुट, जो नीचे हमने इनपुट लिया है वो इसके अंदर ले लेंगे एक, और एक यहाँ पे ले लेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे इनपुट नंबर एंड देन मोबाइल नंबर। इसमें हम एक और लेते हैं फॉर्म कंट्रोल नेम। इसमें भी हमें सेम मोबाइल ही लिखना है और यहाँ पे हमने लिखना है फॉर्म कंट्रोल नेम और यूज़र नेम। तो ये हमारा जो डिज़ाइन है क्रिएट हो गया है। हम एक बटन लेंगे जिसकी क्लिक पे हम इस फॉर्म को सबमिट कर पाएंगे। कॉलम 6 एंड बटन, इसके बाद सबमिट। अभी हम टाइप देंगे इसको सबमिट, बटन ही दे देते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे देंगे इसको क्लास BTN प्राइमरी
अभी हम इसका एक बार डिज़ाइन देख लेते हैं, फिर हम फॉर्म की जो फंक्शनैलिटी है वो करेंगे। तो डिज़ाइन थोड़ा बेकार है, तो कोई नहीं, हम यहाँ पे इसको क्लास में दी, इसीलिए क्लास कंट्रोल, यही सेम क्लास हम नीचे भी पेस्ट करते हैं। तो अब देखते हैं, हाँ अब कुछ बेहतर आ रहा है डिज़ाइन। तो अब हम जैसे ही यहाँ पे कुछ लिखें और यहाँ पे कुछ लिखें, तो अगर वो सबमिट करें हम, तो वो हमें डेटा कंसोल में दिखना चाहिए, क्योंकि यही डेटा हम API को पास करेंगे और जिससे हमारा डेटा जो है वो डेटाबेस में सबमिट हो जाएगा। तो यही है आज का टॉपिक। तो उसके लिए सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा app.module में। इसके अंदर आपको एक फॉर्म मॉड्यूल इंपोर्ट करना पड़ेगा, एक रिएक्टिव फॉर्म मॉड्यूल। इसका फर्स्ट लेटर जो है कैपिटल होगा, इसका भी कैपिटल। तो इसका मैं सिंटैक्स देख लेता हूँ। ये इसको भी हम इंपोर्ट कर लेते हैं, और इंपोर्ट करने के बाद हमारा नेक्स्ट जो काम है वो है इस वाली TS फाइल के अंदर। यहाँ पे हमें एक ऑब्जेक्ट लेना है। मैं ले लेता हूँ मेन फॉर्म एनी टाइप का, और हमें एक कंस्ट्रक्टर डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि हमें जो मॉड्यूल हमने फॉर्म का मॉड्यूल जो हमने डिफाइन किया है उसको हमें यहाँ पर यूज़ करना है। तो उसको इनहेरिट करने के लिए हमें कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमारा कंस्ट्रक्टर बन गया। यहाँ पे हम लिखेंगे प्राइवेट एंड देन FB मतलब फॉर्म बिल्डर। हाँ, तो ये इसका सिंटैक्स है, FB कैपिटल और BB कैपिटल फॉर्म बिल्डर। और इसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे दिस डॉट मेन फॉर्म इज इक्वल टू दिस डॉट FB मतलब फॉर्म बिल्डर डॉट इनका ग्रुप। उसके बाद यहाँ पे हमने जो ऑब्जेक्ट देने हैं, जैसे यूज़र नेम, ये हमारा होगा स्ट्रिंग टाइप का। उसके बाद दूसरा है मोबाइल, ये हमारा है नंबर टाइप का, तो इसको नल देते हैं। अभी इस मेन फॉर्म को हम यूज़ करेंगे HTML में। तो मैं यहाँ पे एक फॉर्म टैग लेता हूँ, फॉर्म टैग ले लिया। एक्शन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम एंगुलर में फॉर्म यूज़ कर रहे हैं। फॉर्म ग्रुप यूज़ करेंगे और यहाँ पे हम अपना फॉर्म डाल देंगे, और इस टैग को सबसे लास्ट में इस रो वाले डिव के बाहर बंद करेंगे। तो इतना काम हो गया। अब हमें एक फंक्शन बनाना है जिसकी मदद से हम इसकी वैल्यू जो है वो गेट कर पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, गेट फॉर्म वैल्यू एंड देन कंसोल डॉट लॉग दिस डॉट मेन फॉर्म डॉट वैल्यू। बस इतना ही लिखना है हमने, और इसको हमने सबमिट की क्लिक पे चलाना है और यहाँ पे पेस्ट करेंगे। अभी इसको सेव करके हम आउटपुट देखेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ रमन एंड फ़ोन नंबर टाइप करता हूँ कुछ भी। अब इंस्पेक्ट करके हम सबमिट करेंगे और देखेंगे आउटपुट इसका। कंसोल बिल्कुल खाली है। अब मैं किया सबमिट, तो अब देख सकते हैं एक ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास सारी वैल्यू आ गई है। तो इतना इजी था एक फॉर्म से वैल्यू को गेट करना। अभी नेक्स्ट जो है इसमें टॉपिक लास्ट जो बचा है पैच वैल्यू का। पैच वैल्यू होता है कि हमारे पास पहले से वैल्यू है और उसको हमने यहाँ पे डलवाना है, तो उसके लिए हम पैच वैल्यू का यूज़ करेंगे। तो उसके लिए मैं एक बटन बना लेता हूँ। यहाँ पे मैंने दे दिया पैच वैल्यू, लिख दिया यहाँ पे फंक्शन का नेम पैच वैल्यू। तो ये बटन बना दिया मैंने। इसका फंक्शन बनाएंगे। यहाँ पे मैंने फंक्शन डिफाइन किया। अब यहाँ पे लिखेंगे हम दिस डॉट मेन फॉर्म डॉट पैच वैल्यू
यहाँ पे हम लिखेंगे यूज़र नेम क्या होना चाहिए, मोहित, कुछ भी दे सकते हैं हम, लेकिन ये स्ट्रिंग है। और दूसरे वाला जो मोबाइल है उसको भी हम वैल्यू पास करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 10, मैंने वैल्यू पास कर दी। अब हम इसको सेव करते हैं और देखते हैं कि ये बैच वैल्यू काम कर रहा है कि नहीं। तो मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगा आप देखेंगे कि ये वैल्यू उसमें फिल हो रही है। तो इतना इजी था फॉर्म को यूज़ करना इन एंगुलर। और अगर आपके पास API होगी तो आप यही डेटा यहाँ पे कंसोल की बजाय API को पास कर देंगे तो आपका डेटा जो है सबमिट हो जाएगा। तो इस तो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि एंगुलर में हम एक फॉर्म कैसे यूज़ कर सकते हैं और इनपुट की वैल्यू गेट और पैच कैसे करवा सकते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम एक एंगुलर के फॉर्म के अंदर वैलिडेशन कैसे यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मोबाइल नंबर की वैलिडेशन हो गई, पैटर्न वैलिडेशन लाइक पैन कार्ड, तो वो हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो वही अब इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एक इनपुट टैग ले लेते हैं पैन कार्ड नंबर का, और इसको हम अपने फॉर्म के अंदर भी ऐड कर देंगे। तो उसके लिए हम TS फाइल में जाएंगे और कॉमा डाल के नीचे यहाँ पे हम पैन कार्ड का जो है एक इनपुट ऐड कर लेंगे। और उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे वैलिडेटर्स डॉट रिक्वायर्ड मतलब कि जब तक ये इनपुट हम फिल नहीं करेंगे तब तक हमारा फॉर्म सबमिट नहीं होगा, एरर देता रहेगा। तो इसका मेन मकसद यही है। तो हम यहाँ पे कंडीशन लगा सकते हैं दिस डॉट मेन फॉर्म, उसके बाद डॉट वैलिड है तो इफ़ कंडीशन में जाए, अदरवाइज़ हमें एक एरर थ्रो कर दे। तो एल्स कंडीशन में हम लिखते हैं एल्स एंड देन इसके अंदर हम एक अलर्ट लगा देंगे, कुछ भी दिखा सकते हैं, एरर दिखाना है इसमें, वैलिडेशन एरर लिख देते हैं। और इसको हम सेव करके अभी आपको रन करके दिखाते हैं। तो आप देखेंगे अगर मैं सीधा सबमिट करता हूँ तो वैलिडेशन एरर दिखा रहा है, लेकिन अगर मैं इसको फिल करके दोबारा सबमिट करूँगा तो कोई एरर नहीं है। तो यही इसका मेन मकसद है कि एक खाली फॉर्म को सबमिट नहीं होने देना। तो इसके लिए हमें ये अलर्ट मैसेज नहीं चाहिए, हमें उस इनपुट के नीचे ही एक मैसेज चाहिए कि दिस फील्ड इज़ रिक्वायर्ड समथिंग, है ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक स्पैन टैग यूज़ करेंगे और एक उसके अंदर एक और स्पैन टैग लेंगे। यहाँ पे हम कंडीशन लगाएंगे, कंडीशन के लिए ngIf का इस्तेमाल करेंगे, ngIf मेन फॉर्म डॉट कंट्रोल्स, उसके बाद कंट्रोल का नेम जैसे कि मोबाइल, और फिर हम लिखेंगे टच्ड। तो इससे क्या होगा कि जब भी हम इस इनपुट को टच करेंगे और बाहर क्लिक करेंगे तो अगर इसको फिल ना किया हो तो एक एरर मैसेज थ्रो करेगा। तो इसका मेन मतलब यही है इस लाइन का। इसके नीचे जो लाइन है वो उसका मतलब ये है कि ngIf, इसके अंदर हम लिखेंगे मेन फॉर्म डॉट कंट्रोल्स, उसके बाद मोबाइल डॉट एरर के बाद हम लिखेंगे एरर किस चीज़ का, मतलब कि रिक्वायर्ड, कि ये फील्ड रिक्वायर्ड होनी चाहिए, है ना। तो इतना लिख के हम इसको सेव करेंगे और इसके नीचे हम जो लिख रहे हैं ये मैसेज हमें वहाँ पे शो होगा फ्रंट एंड पे। तो मैं लिख देता हूँ दिस फील्ड इज़ रिक्वायर्ड, लिखने के बाद इसको सेव करके और अभी इसको रन करके देखते हैं। तो आप देख सकते हैं दिस फील्ड इज़ रिक्वायर्ड, लेकिन हमने यूज़र नेम के नीचे इसको लगा दिया। तो इसको हम क्या करते हैं, एक तो इसको कट करके नीचे लेकर आते हैं और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें एक चीज़ लगानी होगी, दिस डॉट मेन फॉर्म डॉट मार्क ऑल एज टच्ड। इससे क्या होगा, जब भी हम फॉर्म सबमिट करेंगे तो ये हमारे जो भी फॉर्म होगा पूरे फॉर्म के इनपुट्स को टच करेगा और देखेगा कि इनमें कोई वैलिडेशन एरर तो नहीं है। अगर वैलिडेशन एरर हुआ तो हमें नीचे मैसेज दिखाई देना शुरू हो जाएगा। तो इसका मैं अभी आपको डेमो दिखाता हूँ तो आपको थोड़ा जल्दी क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने सबमिट किया तो आ गया ना दिस फील्ड इज़ रिक्वायर्ड, लेकिन जब हम इसको फिल करते हैं तो उसी टाइम ये एरर जाना चाहिए। उसके लिए हम यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे तो अब हमारा जो ये
फॉर्म है सेट हो गया। यहाँ पे हम ना एक क्लास दे देते हैं, क्लास हम देंगे टेक्स्ट डेंजर, तो हमें ये रेड एरर दिखेगा। तो आप देख सकते हैं दिस फील्ड इज़ रिक्वायर्ड, हमें प्रॉपर दिख रहा है। और यहाँ पे हम लिखेंगे जैसे मैंने कुछ भी टाइप किया तो ये एरर गायब हो जाता है। इसके बाद हम पैन कार्ड की वैलिडेशन लगाएंगे। पैन कार्ड का एक पैटर्न होता है, वो वैलिडेशन हम लगाएंगे। सबसे पहले हम रिक्वायर्ड की वैलिडेशन लगाते हैं पैन कार्ड में, और उसी के अंदर ही फिर हम पैटर्न की वैलिडेशन भी लगाएंगे। तो मैं कंट्रोल जो है इसका वो चेंज कर देता हूँ, मोबाइल की जगह मैं पैन कर देता हूँ, ताकि हमें पैन कार्ड वाला एरर दिखाई दे। इतना करने के बाद अभी मैं सबमिट कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कि ये इस पे भी चल रहा है। अभी नेक्स्ट हमने जो करना है, इसका पैटर्न जो पैन कार्ड का पैटर्न होता है उसकी वैलिडेशन अप्लाई करनी है। उसके लिए हम क्या करेंगे, इस नीचे वाले स्पैन को कॉपी करेंगे और नीचे पेस्ट करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे प्लीज़ एंटर वैलिड पैन नंबर, और उसके बाद हम क्या करेंगे, रिक्वायर्ड की जगह पे हम करेंगे पैटर्न। और इसके लिए हमें टीएस फाइल में भी पैटर्न की एक जो वैलिडेशन है वो ऐड करनी पड़ेगी। कोमा डाल के हम लगाएंगे वैलिडेटर्स डॉट पैटर्न। तो इसका पैटर्न जो है हम नेट से देख सकते हैं। मैं यहाँ से इसका पैटर्न कॉपी करता हूँ, पैन कार्ड जावास्क्रिप्ट वैलिडेशन, आप ऐसा सर्च कर सकते हैं। और इसको हम कॉपी करके इसके अंदर डालेंगे, और अभी इसको हम रन करके चेक करेंगे। तो अभी हम यहाँ पे एक गलत पैटर्न डाल रहे हैं, तो हमें नीचे मैसेज दिखाई दे रहा है प्लीज़ एंटर वैलिड पैन नंबर। और अगर मैं एक सही पैटर्न डालूंगा तो ये मैसेज रिमूव हो जाता है। तो इसी तरह हम किसी भी तरह के आधार कार्ड, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर, किसी भी तरह की वैलिडेशन इस पर अप्लाई कर सकते हैं। हेलो गाइस, तो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कि हम राउटिंग एंगुलर में कैसे यूज़ करते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले एक कंपोनेंट और क्रिएट कर लेते हैं। तो मैं कमांड रन करता हूँ ng जनरेट कंपोनेंट एंड होम, एंड एंटर प्रेस करते हैं तो जो मेरा कंपोनेंट है वो क्रिएट हो जाएगा। ये देखिए कंपोनेंट क्रिएट हो गया है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ऐप डॉट राउटिंग डॉट मॉड्यूल में जाएंगे और हमारा जो कंपोनेंट क्रिएट हुआ है उसका पाथ वहाँ पे ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ पाथ, और पाथ में हम देंगे होम, एंड उसके बाद कोमा कंपोनेंट, कंपोनेंट में देंगे होम कंपोनेंट। तो इतना करके अभी हम सेव करके देखेंगे। आप देख रहे हैं कि ये बिल्कुल सही वर्क कर रहा है। और अभी हम क्या करेंगे, एक इसकी कॉपी और पेस्ट करेंगे, क्योंकि हमें जब हम कोई भी यूआरएल नहीं डालेंगे तो हमारा होम कंपोनेंट ओपन होना चाहिए। तो हम अब इसको भी देख लेते हैं। तो ये भी सही से चल रहा है। अभी हम क्या करेंगे, एक और कंपोनेंट क्रिएट कर लेंगे, और फिर हम एक बटन की क्लिक या फिर एक नेविगेशन बार बनाएंगे जिस पे हम पेज को चेंज करेंगे, लाइक कंपोनेंट को चेंज करेंगे। तो हमने एक और कंपोनेंट क्रिएट कर लिया है। सबसे पहले इसको सेम ऐप राउटिंग में ही हमें ऐड करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और यहाँ पे लिखते हैं अबाउट, और यहाँ पे अबाउट कंपोनेंट, और अभी इसको हम रन करके देखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे अबाउट एंड एंटर प्रेस करेंगे तो ये सही वर्क कर रहा है। अभी हम क्या करेंगे, एक नेविगेशन बार क्रिएट करेंगे जिस पे हम होम और अबाउट का जो लिंक है वहाँ पे लगाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ऐप डॉट कॉम्पोनेंट डॉट HTML में जाएंगे, और इस फाइल के अंदर हम एक नेविगेशन बार ऐड करेंगे। एक URL टैग लेते हैं और एक li के अंदर हम लेते हैं होम।
तो अभी हमें एक एंकर टैग भी लेना पड़ेगा। उसके लिए मैं एक एंकर टैग ले लेता हूँ। मल्टी कर्सर यूज़ करते हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं, एंकर टैग लेते हैं। यहाँ पे root URL इज इक्वल टू अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे अबाउट और जो एक्स्ट्रा है उनको रिमूव कर देंगे। तो अभी हम क्या करते हैं, चेक करते हैं इसको कि ये चल रहा है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं कि ये सही से चल रहा है। तो कई बार कंडीशन क्या होती है हमारे पास कि हमें एक बटन की क्लिक पे पेज को चेंज करना होता है, तो वो भी हम कैसे करते हैं वो भी हम करेंगे। उसके पहले हम क्या करते हैं, बूटस्ट्रैप का एक नेविगेशन बार ऐड कर लेते हैं, क्योंकि उससे डिज़ाइन थोड़ा हमारा बेटर बन जाएगा। तो ये नेविगेशन बार हम कॉपी करते हैं और अपनी HTML में पेस्ट कर देंगे इसको। और इसको सेव करके अभी रन करके देखते हैं। अभी सबसे पहले इसका जो URL है एंकर टैग वो हम नीचे लगा लेते हैं जो हमें चाहिए। तो यहाँ पे हम लगाते हैं इसको होम पे, और यहाँ पे भी लगा देते हैं, इसको हम कर देते हैं अबाउट। और अभी हम इसको चेक करके देखेंगे। तो ये काफ़ी ख़राब आ रहा है, मे बी हमें CDN लगाना पड़ेगा। तो बूटस्ट्रैप 4 का हम CDN कॉपी करते हैं यहाँ से, और फिर उसको हम अपने एंगुलर प्रोजेक्ट में यूज़ करेंगे। यहाँ से मैं पूरा जो CDN का लिंक है वो कॉपी कर लेता हूँ, और index.html में जाते हैं और यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। अभी सेव करके हम डिज़ाइन देखेंगे, तो आप देखेंगे कि ये डिज़ाइन सेट है। अभी तो इस पर क्लिक करते हैं तो अबाउट और इस पर होम हमें दिखाई दे रहा है। अभी हम वो कंडीशन लगाएंगे कि हम एक बटन की क्लिक पे एक पेज को कैसे चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं। यहाँ पे लिखते हैं चेंज रूट एंड देन इसके अंदर हम अपना कोड लिखेंगे। उसके भी पहले हमें कंस्ट्रक्टर में जो राउटर है उसको ऐड करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे प्राइवेट राउटर एंड देन फिर राउटर, तो ये इंपोर्ट हो जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले इस एरर को ख़त्म करते हैं। उसके लिए हमें इसके आगे करली ब्रैकेट्स लगानी पड़ेंगी, तो ये एरर चला जाएगा। यहाँ पे हम लिखते हैं दिस डॉट राउटर डॉट नेविगेट एंड देन ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट एंड देन कोट्स के अंदर हम लिखेंगे अपने जो कंपोनेंट का नेम। मैंने अबाउट लिख दिया, और अभी हम इसको सेव करके रन करके देखते हैं। सॉरी, सबसे पहले हमें एक बटन भी क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमने फंक्शन बनाया है, तो इसको अब हम कॉल भी करेंगे। उसके लिए हम यहाँ पे एक बटन टैग लेते हैं और टाइप दे देते हैं बटन एंड देन क्लिक पे हम क्या करेंगे, वो फंक्शन कॉल करेंगे। मैंने लिख दिया चेंज राउटर यूजिंग फंक्शन, तो क्लिक पे हम उस फंक्शन को कॉल करेंगे। तो अभी इसको सेव करके हम देखते हैं कि ये सही से चल रहा है कि नहीं। तो अभी अबाउट ही है, हम होम पे क्लिक करते हैं और जैसे बटन पे क्लिक करते हैं तो हमारा जो रूट है चेंज हो रहा है। तो इस फॉर्म के डेटा को हम एक API की मदद से जेसन सर्वर के अंदर स्टोर करवाएंगे। तो वो हम देखते हैं कि हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि इनकी वैल्यू हमारे पास कंसोल में आ रही है। तो अगर हम सबमिट पर क्लिक करते हैं तो आप देखोगे कि इसकी जो वैल्यू है हमें कंसोल में मिल रही है। तो यही वैल्यू हमें लाइक डेटाबेस में या API को पास करनी है।
तो वो हम कैसे कर सकते हैं, उसके लिए सबसे पहले हमें जो जेसन सर्वर है उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा, और उससे भी पहले हमें एक सर्विस क्रिएट करनी पड़ेगी जिसके थ्रू हम एपीआई को कॉल करेंगे। तो मैं सर्विस क्रिएट करने की कमांड रन कर रहा हूँ, जो कि है ng जनरेट एसमिन सर्विस एंड कॉमन हमारा सर्विस का नेम हो गया। तो एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एक सर्विस क्रिएट हो जाएगी कॉमन नेम से। तो इसको ओपन करते हैं। सबसे पहले हम कॉमन सर्विस की जो टेक्स्ट फाइल है उसको डिलीट कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, दूसरा काम जो है हमारा मेन काम, जेसन सर्वर को हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे जेसन सर्वर npm, एंटर प्रेस करेंगे और इसकी जो कमांड है उसको कॉपी कर लेंगे, और नीचे इसकी डॉक्यूमेंटेशन दी गई है वो भी आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपको इसको यूज़ करना आ जाएगा। तो ये इसकी इंस्टॉल करने की कमांड है, नीचे उसकी पोस्ट गेट सब कमांड्स दी गई हैं, तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसको इंस्टॉल करते हैं। तो इंस्टॉल होने के बाद अब हम क्या करेंगे, इस सर्वर को रन करेंगे। रन करने के लिए ये कमांड है जेसन सर्वर, उसके बाद वॉच, फिर हमारा जो डेटाबेस का फोल्डर बनता है इसके अंदर जेसन का, उसका नाम लिखना होता है। तो इसने एक यूआरएल प्रोवाइड कर दिया है जिसके थ्रू हम किसी भी तरह का डेटा जो है जो इसके अंदर होगा वो एक्सेस कर सकते हैं, जैसे पोस्ट, कमेंट, प्रोफाइल, ये सारा डेटा हम गेट कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसके मेन होम पेज पे जाते हैं और चेक करते हैं कि वहाँ पे हमें क्या क्या दिख रहा है। तो यहाँ पे मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो आप देख सकते हैं इसका इंटरफेस। रिसोर्स में आप देख सकते हैं पोस्ट, कमेंट और प्रोफाइल की ऑप्शन है जिसमें हमारा डेटा होगा, और इसके थ्रू हम गेट, पोस्ट, पुट, पैच, डिलीट ऑप्शन कुछ भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं पोस्ट पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि मैं इसका जो डेटा है वो एक्सेस कर सकता हूँ। तो अब हम क्या करेंगे, इसका जो है सेकंड वाला कमेंट वाला उसको कॉपी करके हम पेस्ट करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या है। तो आप देख सकते हैं कि इसका डेटा भी हमें प्रॉपर दिखाई दे रहा है। तो अब हमारा नेक्स्ट जो स्टेप है उसमें हम क्या करेंगे कि एक जो हमारी angular.json के नीचे फाइल बनी होगी, ये tb.json, तो इस फाइल के अंदर ही हमारा जो डेटा है वो सारा स्टोर होगा। तो यहाँ पे भी हमें एक फॉर्म का ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा जिसके अंदर हम अपना डेटा जो है वो स्टोर कर पाएंगे। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक फॉर्म डेटा नाम का ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ, और इसके अंदर वही पैरामीटर लेते हैं हम जो कि हमारे फॉर्म के अंदर यूज़ होने हैं। तो मैं एक साइड फॉर्म भी ओपन कर लेता हूँ, और वहाँ पे इनपुट नेम है जो वो हम सेम एंटर करेंगे। तो मैं देखता हूँ इसमें हमारे जो फॉर्म है उसको ओपन करते हैं, और उसके अंदर जो इनपुट्स हैं जैसे यूज़र नेम, मोबाइल और पैन, इनको इसके अंदर पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद इसको कोट्स के अंदर लिखना पड़ेगा। यहाँ पे इसको कोई वैल्यू पास कर देते हैं हम। तो अब नेक्स्ट जो हमारा है इनपुट, इसका नाम है मोबाइल, फिर पैन, इन दोनों को भी हम सेम ऐसे ही कुछ वैल्यू पास कर देंगे। और अब हम एक और जो पेन है उसको भी यहाँ पे लगा देंगे। तो इसको भी हम वैल्यू वैसे पास कर देंगे। और उसके बाद हम जो है हमारे फॉर्म का जो डेटा है उसको यहाँ पे सबमिट करने की कोशिश करते हैं विद एपीआई। तो सबसे पहले हम इसको चेक करते हैं कि ये चल रहा है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं ये वैल्यू हमें 000 दिख रही है ना। तो अभी हमें ये डेटा ये नहीं चाहिए, जो हम इसमें डेटा पैच करवाएंगे या ऐड करेंगे वो हमें डेटा इसमें चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सर्विस के अंदर जाएंगे, और सर्विस में सबसे पहले हम एपीआई का जो यूआरएल है वो यहाँ पे ऊपर एक ऑब्जेक्ट के अंदर ले लेंगे, एक वेरिएबल के अंदर उसका यूआरएल ले लेंगे। तो यूआरएल ये है, इसको हम कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, कोट्स के अंदर लिखेंगे। और इसके बाद हम क्या करेंगे, HTTP क्लाइंट जो है वो कंस्ट्रक्टर के अंदर लिखेंगे। उससे क्या होगा, हम अपनी API को हिट कर पाएंगे। तो उसके लिए हमें कंस्ट्रक्टर के अंदर लिखना होगा
HTTP क्लाइंट एंड देन इसका जो ऑब्जेक्ट होता है उसको यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। HTTP क्लाइंट लिखेंगे और ऊपर इसको इंपोर्ट भी कर देंगे तो हम इसका जो बेनिफिट है वो उठा पाएंगे एंगुलर के अंदर। तो सेम यही यहाँ पर दे देंगे angular/common/http। तो इसी को हम यूज़ करेंगे अब API को हिट करने के लिए। तो मैं यहाँ पे एक मेथड बना लेता हूँ API को हिट करने के लिए, पोस्ट फॉर्म डेटा एंड देन उसके बाद यहाँ पे हम पास करेंगे वैल। तो ये वैल जो है ये हमारे फॉर्म का जो डेटा होगा वो होगा और इसके बाद हम नीचे एक रिटर्न टाइप लेंगे, रिटर्न एंड दिस डॉट HTTP क्लाइंट, URL नहीं HTTP क्लाइंट आएगा और उसके बाद ब्रैकेट के अंदर हम दिस डॉट URL लिखेंगे, दिस डॉट URL एंड देन हम क्या करेंगे, जो हमारा डेटा है उसको पास करेंगे इसके अंदर वैल। तो यहाँ पे मैं फॉर्म डेटा लिख रहा हूँ क्योंकि हमें यहाँ पे फॉर्म डेटा में वैल्यू पैच करवानी है और ऊपर जो फॉर्म डेटा उसको हटा देंगे। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉमा डाल के जो वैल है इसके अंदर पास कर देंगे। यहाँ पे हम डीबगर लगाते हैं तो क्योंकि वैल्यू चेक करेंगे इसकी। तो अभी इसको हमें अपने मेथड में ऐड करना है जहाँ पे हमने कंसोल में जो वैल्यू है वो शो करवाई हुई है। तो यहाँ पे ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं कि एक फॉर्म से वैल्यू कैसे गेट करते हैं। तो वो वीडियो देखने के बाद आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम पहले जो सर्विस है उसको यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे, कॉमन सर्विस को, क्योंकि उसके थ्रू ही हमें जो डेटा है वो पास करना है API को। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा दिस डॉट कॉमन सर्विस एंड जो हमारा मेथड का नेम है पोस्ट फॉर्म डेटा एंड दिस डॉट मेन फॉर्म डॉट वैल्यू। फॉर्म की वैल्यू को हमने इसके अंदर सेंड कर दिया और सब्सक्राइब मेथड के यूज़ करेंगे API को हिट करने के लिए, अलर्ट लगाएंगे। तो इसको कोट्स के अंदर लिखते हैं हम डेटा एडिट। तो अभी हम इसको रन करके देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या आता है, हमारा जो डेटा है वो सबमिट हो रहा है कि नहीं। तो इसका नाम भी मैं चेंज कर देता हूँ पोस्ट डेटा और यहाँ पे HTML में भी चेंज करना पड़ेगा और यहाँ पे भी बटन जो क्लिक है उस पर पोस्ट डेटा लगा दिया। अभी हम चेक करते हैं, इसको फॉर्म फिल करते हैं। सबसे पहले रिफ्रेश होने के बाद हम फॉर्म फिल करेंगे। तो दिक्कत है कोई तो वो हमें देखनी पड़ेगी। अभी कंसोल में एरर चेक करते हैं। तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है HTTP क्लाइंट का एरर है, तो इसको हमें app.module.ts में भी ऐड करना पड़ेगा, उसके बाद ये हम यूज़ कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉमा डाल के यहाँ पे लिखेंगे HTTP क्लाइंट एंड देन एंटर प्रेस करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये जो एरर है अभी चला जाएगा। तो एरर अभी रिमूव हो गया। अभी हम ऐड करके डेटा देखते हैं। नंबर डाला, पैन कार्ड नंबर डाला और सबमिट पैन कार्ड नंबर की वैलिडेशन है, तो हम सही फॉर्मेट में ही इसको ऐड कर पाएंगे। तो मैं पैन कार्ड का प्रॉपर फॉर्मेट डालता हूँ और यहाँ पे मैं सबमिट प्रेस करता हूँ। तो आप देखेंगे कि डेटा एडिट हमें दिख रहा है। इसको हम रिफ्रेश करते हैं तो आप मे बी सर्वर बंद हो गया, तो मैं उसको दोबारा रन करने की कोशिश करता हूँ। उसके लिए हम जाते हैं विजुअल स्टूडियो में और सबसे पहले हम डेटा चेक करते हैं, डेटा आया कि नहीं। तो इसमें कोई प्रॉब्लम आ गई है तो मैं वो चेक करने की कोशिश करता हूँ। db.json में ये इसको डिलीट करते हैं एक्स्ट्रा फाइल को और अब मैं दोबारा सर्वर को रन करता हूँ। सर्वर रनिंग में नहीं था इसलिए हमारा जो डेटा है वो ऐड नहीं हो पाया। तो मैं क्या करता हूँ, पहले सर्वर को रन करता हूँ। सर्वर रन करने की कमांड हाँ जी ठीक है, एंटर प्रेस करते हैं। तो अब हम फॉर्म डेटा को देखेंगे।
और फिर सबमिट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे यूआरएल पेस्ट करते हैं तो आप देखेंगे कि वैल्यू 00 है। अब मैं इसको सबमिट करता हूँ तो आप देखेंगे डेटा एडेड, और इसको रिफ्रेश करेंगे तो डेटा हमारा प्रॉपर ऐड हो रहा है। तो यही था आज की वीडियो का पर्पस कि हमें जो डेटा है वो एक फॉर्म के अंदर ऐड करना है। एक फॉर्म का डेटा है जो एपीआई के अंदर ऐड कैसे करते हैं और उसको एक्सेस गेट वगैरह कैसे करते हैं। गेट के लिए भी हम सेम ऐसे यूज़ करेंगे जैसे हमने पोस्ट के लिए यूज़ किया, फिर उसको हम लूप लगाकर एक टेबल के अंदर भी शो करवा सकते हैं। तो यही था आज की वीडियो का पर्पस। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी और कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम एंगुलर पाइप के बारे में बात करने जा रहे हैं कि एंगुलर पाइप हम क्यों यूज़ करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं। बेसिकली एंगुलर पाइप को हम इसीलिए यूज़ करते हैं क्योंकि कई बार हमें डेट फॉर्मेट अलग तरह का चाहिए होता है, या फिर टेक्स्ट अपर केस, लोअर केस या करेंसी चाहिए होती है। ये सब हम एंगुलर पाइप की मदद से कर सकते हैं और हम कस्टम पाइप्स भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक कंपोनेंट क्रिएट कर लेते हैं। ng जनरेट कंपोनेंट पाइप्स नाम का मैं कंपोनेंट क्रिएट कर रहा हूँ, और उसके बाद उसके अंदर हम अपना जो कोड है वो इम्प्लीमेंट करेंगे। तो जो कंपोनेंट क्रिएट हो गया है, अभी हम क्या करेंगे, इसमें कुछ ऑब्जेक्ट लेंगे, वेरिएबल लेंगे। तो हम इसकी ts फाइल में जाते हैं। सबसे पहले इसको app.routing मॉड्यूल में ऐड कर लेते हैं, और यहाँ पे मैं इसको लिखता हूँ पाइप्स एंड देन पाइप कंपोनेंट को यहाँ पे इंपोर्ट कर देता हूँ। इसके बाद हम इसको रन करके देखते हैं और इसका जो व्यू है वो देखते हैं कैसा आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि पाइप्स वर्क्स जो कंपोनेंट है वो ओपन हो गया है। अभी इसके बाद हमें क्या करना है, एक एक पाइप को हमने अपने कंपोनेंट के अंदर यूज़ करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वेरिएबल्स ले लेंगे। सबसे पहले हम लेंगे एक डेट का वेरिएबल, मैं लिखूँगा डेट, एंड देन इसका जो डेटा टाइप होगा वो भी डेट होगा। तो मैंने इसका डेटा टाइप डेट ले लिया। अब ये एरर थ्रो कर रहा है, तो अब हम इसको अनडिफाइन कर देते हैं एक बार के लिए। इसके बाद हम एक स्ट्रिंग नाम का वेरिएबल ले लेंगे जिसका नाम हम रखते हैं नेम इज इक्वल टू, कुछ भी रख सकते हैं, कोई वैल्यू पास कर देते हैं, रमन। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, पाइप कंपोनेंट में इसको यूज़ करेंगे। सबसे पहले डेट का है जो नॉर्मल डेट शो करवाएंगे, फिर हम पाइप यूज़ करके डेट शो करवाएंगे। तो मैं एक पी टैग ले लेता हूँ। पी टैग के अंदर हम लिखेंगे नॉर्मल डेट, और उसके बाद जो डेट है वो यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे। और एक और पी टैग ले लेंगे पाइप के लिए, और यहाँ पे हम पाइप दे देंगे। इसको हम बार से यूज़ करते हैं, बार लगाकर फिर लिखते हैं डेट एंड देन कोलन के बाद कोट्स के अंदर हम अपने जो पैरामीटर्स होते हैं वो पास करते हैं, जैसे कि डी मतलब डे, उसके बाद एम कैपिटल में मंथ, एंड वाई मतलब ईयर। तो ये मैंने कर दिया। अभी हम यहाँ पे फिर सेकंड को भी पाइप डेट देते हैं, और यहाँ पे हम इसका जो फॉर्मेट है उसको हम शॉर्ट कर देते हैं। तो ये इसका एक सिंटैक्स होता है डेट पाइप का। अभी हम इसके नीचे एक और वेरिएबल ले लेते हैं, एक बियर टैग के अंदर पी टैग लेते हैं। उसके बाद हम लिखते हैं नेम, और यहाँ पे जो नेम है उसको प्रिंट करवाते हैं। नेम का ऑब्जेक्ट है नेम। उसके बाद हम एक और दे देंगे पी टैग, और यहाँ पे लिखेंगे हम अपर केस। तो इस पाइप को यूज़ करने के लिए हम सेम वैसे बार यूज़ करेंगे और लिख देंगे अपर केस, कॉपी पेस्ट करेंगे और इसको लिख देंगे लोअर केस, और इसकी जो पाइप का नेम है वो भी लोअर केस है। तो ये लिखकर अभी हम इसको सेव करके रन करके देखते हैं। तो इसको रीलोड होने देते हैं। रीलोड होने के बाद आप देख सकते हैं जो नेम है वो तो प्रॉपर आ रहा है, पहले स्मॉल में, फिर
कैपिटल अपर केस में और फिर लोअर केस में। तो लेकिन डेट नहीं आई। डेट के लिए हमें कुछ चेक करना पड़ेगा, टीएस फाइल में डेट को डिफ़ाइन करना पड़ेगा। तो मैं अभी टीएस फाइल में जाता हूँ और वहाँ पे जो डेट है उसको डिफ़ाइन करने की कोशिश करते हैं और उसमें एरर फाइंड करते हैं कि क्या है। तो टीएस फाइल में जाते हैं, यहाँ पे हम इसको हटा देते हैं और इज़ इक्वल टू डेट लिख देते हैं। तो इससे हमें जो करंट डेट है वो हमें यहाँ पे मिल जाएगी। डेट लिख दिया मैंने और यहाँ पे भी डेट कर दिया ब्रैकेट्स। अभी हम पेज को रिफ़्रेश करके रन करके देखेंगे कि क्या रिज़ल्ट आ रहा है। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट में नॉर्मल डेट है, फिर उसके बाद हमने जो फॉर्मेट दिया है पाइप डेट का वो है, फिर नेक्स्ट जो है वो शॉर्ट जो हमने दिया है वो वाला है। तो ये प्रॉपर काम कर रही है। अभी हम एक और चीज़ कर सकते हैं, यहाँ पे हम टाइम भी शो करवा सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें टाइम चाहिए तो उसके लिए हम पाइप के अंदर ही चेंज करेंगे। HTML में जाएंगे और यहाँ पे हम स्पेस लगाएंगे और उसके बाद यहाँ पर हम HH एंड देन MM एंड देन SS सेकेंड्स और A लगा देंगे। A का मीनिंग PM AM होता है ना, उसके लिए हम A लगाते हैं। तो जो टाइम है वो प्रॉपर दिखाई दे रहा है। अगर रिफ़्रेश करते हैं तो ये चेंज भी हो रहा है। ये प्री डिफाइंड पाइप्स थी। तो अभी हम एक कस्टम पाइप क्रिएट करने जा रहे हैं। तो हम लिखते हैं ng जनरेट पाइप एंड यहाँ पे लिखते हैं हम कस्टम। तो ये हमारी कस्टम पाइप रेडी हो जाएगी और उसके अंदर हम जो कोड लिखेंगे वो वैसे ही वर्क करेगा। तो हम एक परसेंटेज टू अमाउंट का एक पाइप बनाएंगे जिसमें हम परसेंटेज और टोटल अमाउंट डालेंगे और हमारा जो कैलकुलेशन है वो अमाउंट आ जाएगी। तो मैं क्या करता हूँ, पाइप को ओपन करता हूँ, यहाँ पे हम लगाते हैं इस सारे कोड को हटाने के बाद हम यहाँ पे लगाएंगे परसेंटेज एंड इसका टाइप दे देंगे नंबर, कॉमा डाल के सेकंड पैरामीटर जो है टोटल और इसका भी नंबर दे देंगे। इसके बाद इसका जो रिटर्न टाइप है उसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे परसेंटेज का, परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100 एंड इनटू टोटल। तो ये परसेंटेज का फॉर्मूला है। इतना मात्र करने के बाद हम जाएंगे अपनी HTML में और इस कस्टम को हम कॉपी कर लेंगे। क्योंकि पाइप का नाम कस्टम है तो हम इसे कस्टम नाम से ही यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे परसेंटेज टू अमाउंट और यहाँ पे हम पैरामीटर में हम देंगे, सबसे पहले हम अमाउंट देंगे और उसके बाद बार लगाकर हम अपनी पाइप का जो नाम है वो लिखेंगे। पाइप का नाम था कस्टम एंड कॉलन के बाद हम लिखेंगे परसेंटेज। हाँ सॉरी, ये थोड़ा उल्ट हो गया। यहाँ पे हम पहले लिखेंगे परसेंटेज और लास्ट में हम उसका जो टोटल अमाउंट है वो लिखेंगे। अभी इसको हम रन करके देखते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं। इसको इजी करने के लिए मैं यहाँ पे परसेंटेज और यहाँ पे लिख देता हूँ पाइप एंड देन लास्ट जो है वहाँ पे मैं लिख देता हूँ टोटल। तो अभी इसको सेव करके रन करके देखते हैं इसका आउटपुट। तो अब यहाँ पर देखेंगे कि 1500 जो इसका रिज़ल्ट है आ रहा है। अगर हम इसको 50% करते हैं तो 2500 आना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि ये प्रॉपर चल रहा है। अभी मैं यहाँ पे करता हूँ 90 तो हो गया इसका 4500। तो आप देखेंगे कि ये प्रॉपर काम कर रहा है। तो इसी तरह हम कस्टम पाइप बनाकर उसको यूज़ कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।